नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। केदारनाथ बाई इलेक्शन जहां बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है, वहीं कांग्रेस के लिए अपने वजूद को साबित करने की जद्दोजहद के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि बाई इलेक्शंस के संभावित उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद ही दोनों ही पार्टियों में बगावत की खबरें और मनमुटाव की खबरें सामने आने लगी। दोनों ही पार्टियों में अंदर की क्या खबर है इसको आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात अगर सबसे पहले बीजेपी की जाए तो बीजेपी में क्या बगावत होने वाली है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी में जिस तरीके से 6 नामों का पैनल बनाया गया, उसमें जो नाम शामिल किए गए और उसके बाद जो खबरें सामने आनी शुरू हुई, उसमें 2 उम्मीदवार ऐसे हैं, संभावित उम्मीदवार, कि दोनों को लेकर बीजेपी में ये डर सता रहा है कि वो दोनों में से अगर किसी का नाम उम्मीदवार के तौर पर घोषित नहीं होता है तो उन दोनों में से कोई भी या फिर दोनों ही बगावत कर सकते हैं। ये खबरें अखबारों में भी अब छपने लगी हैं। अखबारों में भी सार्वजनिक पटल पर यह खबरें अब सामने आने लगी है। यहां तक कि जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसको लिखना शुरू कर दिया है। इनमें से एक ने लिख भी दिया है। कौन है ये संभावित उम्मीदवार और कौन बगावत कर सकते हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले याद दिला दें कि बीजेपी ने 6 नामों के पैनल में किन किन को शामिल किया है। इनमें आशा नौटियाल का नाम शामिल है। आशा नौटियाल आपको याद दिला दें कि केदारनाथ से ही वो विधायक रह चुकी हैं, 2 बार की विधायक रह चुकी हैं। इसके साथ ही कुलदीप रावत का नाम शामिल है। कुलदीप रावत जो हैं वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं केदारनाथ विधानसभा से और हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। अच्छा जनाधार रखते हैं, लोगों के बीच उनकी अच्छी पकड़ है उस इलाके में। इसके अलावा ऐश्वर्या रावत का नाम शामिल है। ऐश्वर्या रावत शैला रानी रावत जिनका निधन हुआ, उनकी बेटी है। पिछले काफ़ी वक्त से वो उस इलाके में सक्रिय हैं और टिकट की स्वाभाविक दावेदार खुद को वो बताती रही हैं। इसके अलावा संगठन से आने वाले कुलदीप आज़ाद को भी लिया गया है, चंडी प्रसाद भट्ट को भी लिया गया है। ये वो बड़े नाम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीजेपी ने 6 नामों का पैनल तैयार किया है। अब इनमें 2 नामों को लेकर चर्चाएँ बड़ी तेज़ी से उठ रही हैं। हालांकि बीजेपी में आमतौर पर ऐसी खबरें सार्वजनिक पटल पर आती नहीं हैं, लेकिन इस बार आई हैं। उसके पीछे वजह भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जिक्र कुलदीप रावत का कर लेते हैं। कुलदीप रावत इस टिकट के लिए खुद को सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। दरअसल कुलदीप रावत ने इसके पहले भी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ा है और अच्छे वोट लेकर वो आए हैं। और यही वजह थी कि जब कांग्रेस यहां से 2017 में जीत कर आई थी, मनोज रावत जब जीत कर आए थे, उसमें सबसे बड़ी वजह कुलदीप रावत को माना गया था, क्योंकि कुलदीप रावत ने बड़ी संख्या में वोट अपनी तरफ खींचे थे। वो इंडिपेंडेंट वहां से लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और इसका खामियाजा बीजेपी की कैंडिडेट को उठाना पड़ा था और फायदा मिला कांग्रेस को। और कांग्रेस लगभग 870-69 वोटों से यहां से सीट निकालने में कामयाब रही थी। मनोज रावत जीत कर आए थे। अब चूंकि ये सीट फिर से खाली हुई है, कुलदीप रावत अब बीजेपी में आ गए हैं, उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड यहां से अच्छा रहा है, लिहाजा कुलदीप रावत अपने को यहां से सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन पार्टी उनको टिकट देगी या नहीं देगी ये तय आला कमान को करना है, पार्टी आला कमान को करना है। लेकिन इस बीच कुलदीप रावत ने जो बयान दिए हैं सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से अपनी एक्टिविटी दिखाई है और जो खबरें हैं वो ये हैं कि उन्होंने बीजेपी के कई बड़े नेताओं से देहरादून से लेकर दिल्ली तक में बात और मुलाकात भी की है। इसके बाद कुलदीप रावत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि अगर उन्हें टिकट, इस तरीके की बातें लिखी है कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो कुछ और वो सोच सकते हैं। ये बहुत अहम बात है और ये बीजेपी के लिए डर का सबक बनी हुई है।
दरअसल कुलदीप रावत को लेकर डर इस बात से भी है कि कुलदीप रावत के पास अच्छा वोट बैंक है उस इलाके में, और अगर कुलदीप रावत खुदा ना खास्ता उन्हें कैंडिडेट नहीं घोषित किया जाता और वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं तो बीजेपी कैंडिडेट के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। 2017 वाली स्थिति फिर से पैदा हो सकती है, और अगर कहीं ऐसा हुआ तो केदारनाथ बाई इलेक्शन में बीजेपी के हाथ से ये सीट जा सकती है। खबरें ये भी हैं कि कुलदीप रावत को कुछ अहम पद देने की पेशकश भी की गई है। कुछ बीजेपी के बड़े नेताओं के जरिए उनको कहा गया है कि आप दायित्वधारी बन जाइए, राज्य मंत्री बन जाइए, लेकिन टिकट के लिए इतना दम मत लगाइए। ये अंदर की खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिली है। अब दूसरे नाम की चर्चा करना जरूरी है, और वो है ऐश्वर्या रावत। सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर कुलदीप रावत अपने को बता रहे हैं बीजेपी के, तो वहीं ऐश्वर्या रावत जो शैला रानी रावत की बेटी हैं, वो खुद को स्वाभाविक दावेदार के तौर पर बार बार पेश कर रही हैं। दरअसल ऐश्वर्या रावत का कहना ये है कि जितने भी बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें आमतौर पर जो बीजेपी की परंपरा रही है वो यही रही है कि उसने जिस विधायक का निधन होता है उसके परिजन को वहां से टिकट दिया है और वहां से वो परिजन उसके जीत कर आए हैं। तो ये परंपरा बनी रहे, और इस बार भी उन्हें शैला रानी रावत की बेटी होने की वजह से ऐश्वर्या रावत कह रही हैं कि उन्हें यहां से वो टिकट की स्वाभाविक दावेदार है। अब यही वो दो कैंडिडेट हैं जिनको लेकर बीजेपी में डर का माहौल है, क्योंकि कुलदीप रावत को पार्टी कैडर जो वहां के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसको लेकर जद्दोजहद चल रही है, असमंजस बना हुआ है। और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो बहुत संभव है कि वो बगावत कर जाएं और निर्दलीय चुनाव लड़ जाएं। दूसरी बात ऐश्वर्या रावत को लेकर भी है। ऐश्वर्या रावत को अगर टिकट नहीं मिलता है तो वो स्वाभाविक दावेदार बता रही हैं, हो सकता है वो सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस चुनाव में इंडिपेंडेंट लड़ जाएं। अब इसके पीछे जो डर है बीजेपी का, वो एक और डर भी है, वो भी आपसे चर्चा करते हैं। जैसा पहले हो भी चुका है एक बार उत्तराखंड में, अगर किसी इनमें से दो या एक कोई ऐसा उम्मीदवार होता है जो संभावित उम्मीदवार के तौर पर है और जो अपने को बहुत मजबूत दावेदार के तौर पर पेश कर रहा है और बीजेपी उसे टिकट नहीं देती है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पार्टी का पाला बदलकर कांग्रेस के पाले में जाकर बैठ जाए और ये कांग्रेस के लिए बेनिफिशियल हो जाए, फायदेमंद हो जाए, और यहां पर समीकरण बिल्कुल पूरा चेंज हो जाए, बदल जाए। ऐसे में बीजेपी को भीतर घात का भी डर सता रहा है। अब दिलचस्प यह है कि यहां पर रिस्क लेना होगा बीजेपी को केदारनाथ बाई इलेक्शन में कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने से पहले, और यह रिस्क बीजेपी को अब हर हाल में लेना ही होगा। इससे पहले उसको अपने जो तमाम नेता हैं उनको मनाना भी होगा। तो यह बात हुई बीजेपी की, और अब चलते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस में भी रार हो रही है। चुनाव से पहले ही तलवार खिंच गई है। तलवार किनके बीच खिंची है? ये तलवारें खिंची हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण माहरा और जो मुख्य पर्यवेक्षक केदारनाथ बाई इलेक्शन में कैंडिडेट्स के जो संभावित पैनल बनना था उनके लिए जो पर्यवेक्षक बनाए गए चार, उनमें से जो मुख्य पर्यवेक्षक के तौर पर गणेश गोदियाल बनाए गए, उनके बीच में ये तलवारें खिंची हुई दिख रही हैं। ये तलवारें खिंची हुई क्यों दिख रही हैं, हम क्यों कह रहे हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल 22 तारीख को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है जिसमें ये पर्यवेक्षक कुमारी शैलजा के साथ जुड़ते हैं, यानी जो प्रभारी हैं उत्तराखंड की कांग्रेस की, उनके साथ जुड़ते हैं और उनके साथ डिस्कशन करते हैं। और बताया ये जा रहा है कि इसमें प्रदेश कांग्रेस के नेता भी जुड़ते हैं, करण माहरा भी जुड़ते हैं। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्रों से जो हमें खबरें मिली है, हुआ ये कि पर्यवेक्षकों ने करण माहरा के सामने कैंडिडेट्स के नाम को, पर्यवेक्षक जो थे चारों पर्यवेक्षक जिन्होंने फीडबैक लिया है, करण माहरा के सामने पीसीसी को देने से पहले उनको देना उचित नहीं समझा और कहा कि हम सीधे जाकर कुमारी शैलजा जो प्रभारी हैं उनको ये नाम बताएंगे। और यही वो वजह है कि जहां पर करण माहरा और गणेश गोदियाल के बीच में एक मनमुटाव, मतभेद या नाराजगी की खबरें पटल पर सामने आ गई। दरअसल करण माहरा का कहना यह है कि स्वाभाविक तौर पर जो परंपरा रही है वो ये रही है कि पर्यवेक्षक नामों का पैनल बनाते हैं और फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देते हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसे प्रदेश प्रभारी को देती है और फिर आला कमान
जो चुनाव कमेटी होती है उसके सामने प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और चुनाव कमेटी के लोग बैठते हैं और पीसीसी पर्यवेक्षकों के जरिए तैयार की गई और पीसीसी के जरिए भेजी गई जो लिस्ट होती है उस पर डिस्कशन होता है और उसमें से कैंडिडेट के नाम को फाइनल किया जाता है, उसके बाद नाम अनाउंस होता है। यह परंपरा इस बार बदली गई है और पर्यवेक्षक सीधे कुमारी शैलजा को, प्रभारी को, उत्तराखंड प्रभारी को ये नाम देने जा रहे हैं। और जो खबर है वो ये है कि 24 तारीख को, यानी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अगले दिन 23 को आज हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और 24 तारीख को दिल्ली में पर्यवेक्षकों और प्रभारी के बीच में ये बैठक भी होने जा रही है, जहां पर जो संभावित उम्मीदवारों का नामों का पैनल है वो कुमारी शैलजा को सौंपा जाएगा। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चुनाव प्रभारी को लड़ना नहीं है, काम पीसीसी को करना है, इज्जत दांव पर करण माहरा की लगी हुई है, लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस का जो वजूद बचाने, वजूद को साबित करने और सबसे बड़े सिंबलाइजेशन की जो बात होती है राजनीति में, प्रतीकों की राजनीति जो होती है, जब अयोध्या में समाजवादी पार्टी जीती तो ये हुआ कि अयोध्या में बीजेपी हार गई और जो सिंबलाइजेशन था उसने समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से एक बड़े पटल पर स्थापित किया, वही सिंबलाइजेशन कांग्रेस चाहती है कि केदारनाथ में हो और वो हर हाल में केदारनाथ जीते और एक सिंबॉलिक तरीके से प्रतीक के तौर पर बताए कि देखिए जिस केदारनाथ सीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी गहरी आस्था है वो विधानसभा सीट तो हमने जीत ली है। ये एक बड़ा प्रतीक होता, सिंबॉलिक तरीके से बहुत बड़ी जीत होती कांग्रेस की। लेकिन उसके ठीक पहले जिस तरीके से मनमुटाव, मतभेद की खबरें पीसीसी, पर्यवेक्षक, प्रभारी के बीच में सामने आ रही हैं, उससे कहीं ऐसा न हो कि कांग्रेस की राह केदारनाथ में मुश्किल हो जाए। और जो हालात बने हुए हैं वो ऐसे इसी तरफ इशारा भी कर रहे हैं। तो ये दोनों ही पार्टियों के लिए केदारनाथ में कैंडिडेट का नाम का अनाउंस करना और वहां तक पहुंचना मुश्किल होता दिख रहा है। मतभेद, मनमुटाव की खबरें हैं, बगावत का खौफ है और अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बाई इलेक्शन क्या क्या रंग दिखाता है। केदारनाथ बाई इलेक्शन को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी अपने कमेंट हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और एक बार फिर से, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। उत्तराखंड की सियासत की अंदर की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।